हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट पॉलिटी लेक्चर में कई टॉपिक कवर किए हैं, तो ऐसे ही उसी सीरीज़ में आगे चलते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी भी बोलते हैं और इंग्लिश में समझा तो डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करें और वीडियो को देखने के बाद शेयर भी करें और वीडियो को अच्छे से समझें। उसके बाद जो क्विज़ आती है आप उस क्विज़ में सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से दें, फिर अपना रिजल्ट एनालिसिस करें। उसके बाद हम जो उस क्विज़ के आंसर्स क्वेश्चन आंसर होते हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देखें। तो चलो आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। अब ये 36 से ही क्यों शुरू होता है, 36 से 51? तो सीधी सी बात है, जो इससे पहले 35 तक क्या थे हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, तो 35 तक वो ख़त्म होते हैं। उसके बाद 36 से हमारे क्या शुरू हो जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक। तो इसमें सिंपल सी बात है समझने की, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 35 तक वो हैं तो 36 से शुरू हो जाते हैं। उसके बाद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वो 51 तक है। तो अब इन राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के बारे में हमेशा शॉर्ट में डीपीएसपी ही बोलेंगे। तो इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस पर लिखा है कि ये वाद योग्य नहीं होते। मतलब कि क्या है कि इनको कोर्ट में इनके आधार पर किसी डिसीजन को नहीं, ये किसी पे एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे ये वाद योग्य नहीं होते। क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आएगा तो सीधे सीधे यही पूछा जाएगा कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं या नहीं, तो आपका वहाँ जवाब होगा नहीं। उसके बाद हम बात करें तो मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य सभी नागरिकों का विकास और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को प्राप्त करना है। तो सीधी सी बात है समझने की कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और ये डीपीएसपी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब पूरक का सीधा सा मतलब है कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो उसके साथ डीपीएसपी भी ज़रूरी है, और डीपीएसपी की बात करें तो उसके साथ मौलिक अधिकार भी ज़रूरी हैं। और यहाँ जैसे बात की कल्याणकारी राज्य की, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और वीडियो लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ कि राज्य का तात्पर्य यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र इन ऐसे राज्यों से नहीं है। राज्य का तात्पर्य सीधे सीधे सरकार और राष्ट्र से ही है, जो ये सब शासन व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। और कोर्ट का यहाँ पे एक जो डिसीजन है वो ये भी कि जो अगर कोई मामला है, विवादित मामला इन दोनों के बीच में, तो इसमें क्या है कि समन्वयकारी निर्वाचन, कोऑर्डिनेटिव सिलेक्शन, उसको अपना के चलेंगे। मतलब दोनों के बीच का रास्ता निकाल के, जिससे दोनों को ही नुकसान ना हो। हालांकि जो मौलिक अधिकार हैं वो डीपीएसपी से ऊपर रखे गए हैं। तो अब शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम समझेंगे जो डीपीएसपी हैं राज्य के नीति निर्देशक। तो जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो हम उनको एक एक करके अनुच्छेद वाइज समझेंगे, जैसे 36 में क्या है, 37 में क्या है, तो इस प्रकार से। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है यही 36। तो 36 में क्या है कि राज्य की परिभाषा, मतलब राज्य क्या है, राज्य को डिफाइन किया गया है। और जैसे सेम आर्टिकल 12 में बताया था, तो ऐसे ही सेम इसी में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। जो
राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विधायक, ये सब क्या, यही सब राज्य हैं। ये जो सरकार है, राज्य का यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश या ऐसे बिहार या ऐसे किसी स्टेट से नहीं है। और अगर हम बात करें आर्टिकल 37 की, तो इसमें दिया गया है DPSP वाद योग्य नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाद योग्य नहीं होते हैं कोर्ट में। क्वेश्चन इसी से ज़्यादा बनेगा, सीधा सीधा पूछेगा कि ये वाद योग्य है कि नहीं। अब आर्टिकल 38 का जो क्लॉज 1 है, उसमें क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्राप्त हो सके, सामाजिक आर्थिक न्याय, जो इनका उद्देश्य है वो क्या है, कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट, जहाँ लोगों के भलाई के लिए नीतियाँ बनाई जाएँ, उनका वेलफेयर देखा जाए, ठीक है। और आर्टिकल 38 के जो सब क्लॉज 2 है, उसमें क्या है कि आय व अवसरों की विषमता को दूर करना, मतलब सभी के लिए आय मतलब रोजगार या पैसे कमाने, उनके अवसरों के जो है उनके लिए सबके लिए समानता लानी है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष को जो आय के अवसर मिल ही नहीं रहे, तो उस सब के लिए भी सरकार को राजनीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 38 में दी कि सब क्लॉज 2 में दी गई है बात कि इस दिशा में प्रयास करने हैं राज्य को। बात करें आर्टिकल 39 की, तो 39 में क्या है कि कई सारे शब्दों से ABC उसके कई पार्ट, तो हम एक एक करके उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला 39A, तो उसमें क्या, पुरुष व स्त्री की आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार मिले, मतलब कमाई के लिए उनके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। दूसरा 39B में कि भौतिक संसाधनों का उचित वितरण हो। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है या कोई भी ऐसा जो भौतिक संसाधन है, उस पर क्या है कि उसका उचित वितरण हो। ऐसा ना हो कि किसी एक के पास ही सारा हो जाए या किसी एक वर्ग विशेष के ही पास वो सारे भौतिक संसाधनों का उपयोग वो ही या लाभ वो ही ले रहे हैं और बाकी नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना है कि सभी की पहुंच वहाँ तक बराबर हो और सभी के लिए वो समान मात्रा में उपलब्ध हो। उसके बाद 39C, तो उसमें क्या, अर्थव्यवस्था में धन एवं उत्पादनों के साधनों के वितरण में असमानता ना हो। ये सीधा सीधा उसी से रिलेटेड है कि जो संसाधन है, साधन है, वो सभी उनमें असमानता ना हो, मतलब सभी को बराबर उपलब्ध कराया जाए। और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अब बात करते हैं 39D की। तो 39D में है कि समान कार्य के लिए, तो 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यहाँ पे जो मेन बात की गई है वो की गई है महिला वर्सेस पुरुष, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है किसी भी कंपनी, फैक्ट्री, कहीं भी। तो इसमें ये बात की गई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, भले ही वो महिला है पुरुष है, तो सभी के लिए समान वेतन होना चाहिए। अगर वो एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो वेतन भी एक जैसा ही होना चाहिए। उसके बाद उसके 39 में बात की गई प्रतिकूल रोजगारों से बचाना। पुरुष, महिला, बच्चे, कोई भी ऐसा रोजगार जो उनके हिसाब से प्रतिकूल है, जैसे बच्चों के लिए खानों में काम करना और ये पटाखों के कारखानों में काम करना, तो मतलब जहाँ कि उससे उनका स्वास्थ्य, जीवन प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे उनसे बचाना है। ऐसे महिलाओं को जो उनके लिए उचित नहीं है, तो इस हिसाब से इसमें ये दिया गया है। और बात करें अगर हम 39F, तो उसमें क्या है कि बच्चों का गरिमा के साथ विकास का अवसर है। मतलब बच्चों को अच्छे से उनका विकास हो, उसकी दिशा में राज्य को पॉलिसियाँ, नीतियाँ बनानी है। अब इसी में दिया गया है आर्टिकल 39 कैपिटल है, आप इसको अलग से ध्यान देना कि इसमें कैपिटल ए दिया गया है। तो इसमें क्या है कि 42 में जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें इसे जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता,
इसमें क्या है कि जैसे अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है या किसी का कोई वाद विवाद हो जाता है और वो न्यायालय में जाता है, अगर वो गरीब है तो, अगर वो पैसे वाला है तो सीधी सी बात है वो बाहर से अपना वकील हायर कर लेगा। लेकिन अगर वो गरीब है तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? तो उसके लिए किया गया है कि समान न्याय की प्राप्ति के लिए तो उसको निःशुल्क विधिक सहायता, जिसे कहते हैं सरकारी वकील, वो उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात करें आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का गठन, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है, या फिर ये पूछ सकता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, तो नीति निर्देशक तत्वों में है और अनुच्छेद 40 में है। बिल्कुल याद रखना है, इसको भूलना ही नहीं है। और उसके बाद आर्टिकल 41 की बात करें, जिसमें क्या है कि कुछ दशाओं में शिक्षा, काम, लोक सहायता पाने के अधिकार। तो इसमें क्या है, जो सामाजिक कार्य, मतलब जैसे अगर कोई, जैसे बहुत से देशों में क्या व्यवस्था है कि जैसे कुछ एज के बाद जो वहाँ के व्यक्ति हैं वृद्ध माने जाते हैं, तो उनके लिए पेंशन देना, और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए कुछ भत्ता देना, या जो बीमार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो काम नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कुछ विशेष भत्ता देना। तो राज्य का इस दिशा में भी कार्य करेगा सोशल वेलफेयर के। तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है कि वृद्ध वाला, तो ये तो बहुत ही आवश्यकता है, आवश्यक भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति है वो 60-65 वर्ष की आयु से ऊपर चला जाता है तो वो काम करने तो योग्य रहता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसकी आजीविका चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसे और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस दिशा में राज्य कुछ प्रयास करे, नीतियाँ बनाए, कुछ ऐसी योजनाएं लाए जिससे कि उनको एक निश्चित आजीविका उस आयु वर्ग में उपलब्ध हो सके। तो आगे बात करते हैं आर्टिकल 42, जिसमें क्या है कि काम की न्याय संगत एवं मनोचित दिशा एवं प्रसव सहायता। इसमें क्या है कि जो कहीं भी काम हो रहा है या किसी भी संस्थान में या संगठन में, तो वहाँ की काम की जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो न्याय संगत होना चाहिए और मनोचित दशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी का हरासमेंट हो या किसी को परेशान किया जाए। और इसमें एक और है प्रसव सहायता। तो ये क्या है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनके लिए, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करती हैं, कोई भी जॉब करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस टाइम पर उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मैटरनिटी लीव दी जाए। तो इन चीज़ों पे राज्य कानून बनाए, या तो इन चीज़ों पे क्या है कि राज्य कानून बनाए जिससे कि ये सब सही से लागू हो सकें। तो आपने देखा भी होगा कि अब हमारे यहाँ मैटरनिटी लीव दी जाती है, तो आप कमेंट में बताएंगे कि कितने दिन की मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो आगे बात करते हैं आर्टिकल 43, जिसमें क्या जीवन स्तर या न्यूनतम मजदूरी कार्मिकों के लिए कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो इसमें सरकार से यह कहा गया है कि सरकार इस दिशा में प्रयास करे कि एक न्यूनतम जीवन स्तर और एक न्यूनतम मजदूरी, ऐसा नहीं है कि मजदूरी कितनी भी दी जाए, कुछ भी जाए, नहीं, एक न्यूनतम कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। और जो कुटीर उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे जो लेवल के होते हैं, तो उनको क्या प्रोत्साहन दिया जाए जिससे वो बढ़ें। और आर्टिकल 43 ए से भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इसमें क्या है कि उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी हो। आप सोच रहे होंगे कि उसके मैनेजमेंट में तो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनका हिस्सा कैसे होगा। तो क्या है कि जैसे मजदूर हैं तो मजदूरों का एक यूनियन लीडर होता है,
तो इस प्रकार से उनका भी जो वहाँ के जो पॉलिसी बनेंगी लोकल मैनेजमेंट में, तो उसमें भी उनका सहयोग होना चाहिए, उनका भी मतलब प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनमें से भी एक बंदा जाना चाहिए मीटिंग में, वो बताए कि हाँ ये इस हिसाब से होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आजकल इसकी बहुत चर्चा रहती है। इसमें क्या है, देश में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसमें यही कहा गया है कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई है, सिख है, कोई भी है, उसके लिए क्या है कि एक जैसे कानून होने चाहिए। अब जैसे हम देखते हैं अभी वर्तमान के मुद्दे, जैसे अब हिंदू हैं तो हिंदुओं में क्या है कि एक शादी के बाद अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो गैर कानूनी माना जाता है, उसे सज़ा का प्रावधान है। लेकिन जबकि मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, वो एक से अधिक भी शादियाँ कर सकते हैं। उसके बाद उनके यहाँ एक 3 तलाक की भी जो व्यवस्था है, मुस्लिमों में एक 3 तलाक की व्यवस्था, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार का जो है कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से जो कानून है उसको ख़त्म करके सभी को एक जैसे कानून दिए जाएं, तो इससे बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे देश में हालांकि जो गोवा राज्य है उसमें पहले से ही समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो पहली बात तो यह है कि समान नागरिक संहिता संबंधित किससे, सीधा क्वेश्चन, आर्टिकल 44। दूसरा, इसका कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, धर्म के अनुसार कानून नहीं होना चाहिए कि अपना धर्म अपना कानून, नहीं। और तीसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि गोवा में पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये आपको याद रखना कि हमारे देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, लेकिन इसमें बात की गई है। अब लागू क्यों नहीं है इसमें, जबकि इसमें संविधान में लिखा, क्योंकि ये बात योग्य नहीं है, ना ही ये बाध्यकारी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना ही बाध्य योग्य हैं और ना ही बाध्यकारी हैं, तो इसलिए इसे आज तक लागू नहीं हो पाया है। लेकिन इसमें बात की गई है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, लेकिन वो राज्य के ऊपर है कि उसे वो कब लागू करें, जबकि गोवा में वो पहले से ही लागू है, बाकी अन्य कहीं भी नहीं है हमारे देश में। क्योंकि समान नागरिक संहिता और पंथ निरपेक्षवाद, समान नागरिक संहिता ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में है, और जबकि पंथ निरपेक्षवाद ये हमारे मौलिक अधिकारों में। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी से दिखाई देते हैं। कैसे, टीपीएसपी में तो सीधी सी बात की कि सभी धर्मों के लिए एक जैसा होना चाहिए, जबकि पंथ निरपेक्षवाद में क्या कि हमें अपने अपने धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार हमारे बाध्यकारी हैं, जबकि डीपीएसपी हमारे बाध्यकारी नहीं है। तो इसी वजह से इसको लागू होने में कुछ समस्याएं आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 45। इसमें क्या है कि पहले जो था कि यह था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, उसमें ये जोड़ दिया गया आर्टिकल 21A, जो कि मौलिक अधिकार, उसमें बिल्कुल जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा कंपलसरी है, और वो भी निःशुल्क शिक्षा, वो राज्य के काम उनको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करानी है। और आर्टिकल 46 की बात करें तो आर्टिकल 46 में क्या, ST एवं दुर्बल वर्ग के उत्थानों के लिए प्रयास किए जाएं, मतलब जो अनुसूचित जनजाति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनके लिए नीतियाँ लाई जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको हेल्प की जाए। और इसी में है, इसी से संबंधित है दोराई राजन केस। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें पहले यह था कि तमिलनाडु ने अपने कॉलेजों में SC/ST के लिए रिजर्वेशन दिया था, तो इसको कोर्ट ने उस टाइम पे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उसको फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1951, उसमें आर्टिकल 15 पार्ट 4 जोड़ा है इसमें आरक्षण। तो इसमें कहा गया कि हाँ उसे आरक्षण दे सकते हैं। तो अब यह है कि जो शैक्षिक संस्थान है उनमें भी जो दाखिला होता है, एडमिशन होता है, तो उसके लिए भी SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 47 की बात करें तो इसमें क्या है, पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य।
इसमें क्या है, राज्य इस दिशा में कार्य करेगा, ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिससे कि उनका जो वहाँ के नागरिक हैं, लोग हैं, उनका पोषण स्तर अच्छा रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जैसे कि जो मादक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए या उन पर उचित प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध और उचित प्रतिबंध में थोड़ा अंतर है। प्रतिबंध या पूर्ण प्रतिबंध का मतलब ये हो जाता है कि पूरी तरह से उन पर रोक लगाई, लेकिन उचित प्रबंधन का मतलब है कि उन पर रोक तो लगाई गई है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे हमारे यहाँ शराब की बिक्री होती है तो उसके लिए क्या है कि एक बच्चों के लिए नहीं है, सेल के लिए, तो उसके ऐसे कुछ प्रावधान जोड़े जाते हैं, तो उसे बोलते हैं उचित प्रतिबंध, एक कंट्रोल वे में। वो चीज़ें सेल तो होंगी लेकिन एक कंट्रोल वे में। और हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की। तो इसमें क्या है कि कृषि एवं पशुपालन के लिए राज्य प्रयास करें। इसे साफ बोला गया है कि जो पशुपालन और कृषि उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य प्रयास करें। और उसी दिशा में इसमें एक 48A जोड़ा गया जो कि 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करे कौन? राज्य। तो अब तो आपने देखा ही होगा कि एनवायरनमेंट पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन मिल जाए या कहीं बात हो तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि अनुच्छेद 48A और 42वें संविधान संशोधन उसमें बात की गई है कि राज्य इस दिशा में कार्य करेगा या ऐसी पॉलिसियाँ, नीतियाँ बनाएगा जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो और जो वन और वन्य जीव उनकी भी रक्षा की जा सके। तो ये राज्य का कार्य है और ये कहाँ वर्णित है? DPSP में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की। तो आर्टिकल 49 में क्या दिया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करें। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान और वस्तु, इनसे तात्पर्य कि हमारे कोई जो पुराने स्मारक हैं या मंदिर हैं या कुछ धरोहर हैं, तो उन सब की सुरक्षा की जाए, उन सभी का संरक्षण किया जाए और इसी के अंतर्गत जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा दिया जाए और जो प्राचीन वस्तु हैं उनका भी संरक्षण किया जाए। और नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 50, इसमें क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, न्यायपालिका वो कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, दोनों अपनी अपनी शक्तियों का ही प्रयोग करें। और अगर इससे नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51, इसमें बात की गई है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की दिशा में राज्य प्रयास करें। इम्पोर्टेंट है फिलहाल के हिसाब से भी। अभी आप भारत और चीन का विवाद देख रहे होंगे, तो जितने हमारे देश के अन्य देशों के साथ जो विदेश नीति बनती है, पॉलिसी बनती है, तो वहाँ आर्टिकल 51 को फॉलो किया जाता है। इसमें ही लिखा है कि जो हमारा राज्य है या देश है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे शांति की दिशा में कार्य करेगा, युद्ध से बचेगा और सुरक्षा की भी बात करेगा। तो जो आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका डिस्कस किया है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। हमको इस तरह से पढ़ के चलना है कि अगर एक बार हमने कवर कर लिया तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और अगर इससे कुछ चीज़ 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भले छूटी हो तो हम वहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं, उसमें सबको कंप्लीट करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।